अब हम जनरल केस की बात करते हैं, तो वैसे प्रैक्टिकली लेबोरेटरी में क्या होगा, अगर हाइड्रोजन गैस को पास करा जाए ऑक्सीजन गैस के साथ, तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा? H2O, वो भी लिक्विड स्टेट में। ये हाइड्रोजन हमारा गैस है, ये ऑक्सीजन भी गैस है। तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन किया तो क्या बनाया? H2O। अब बात यहाँ पे है कि अगर इतना बात हम लोग जस्ट इक्वेशन वाइज लिख रहे हैं कि जस्ट हाइड्रोजन गैस रिएक्शन किया ऑक्सीजन गैस से तो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, तो इतना तो होता है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि जब हम लेबोरेटरी में बनाते हैं तो लेबोरेटरी में जो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है वो जस्ट एज इट इज ऐसे नहीं होता है कि एक मोल हाइड्रोजन गैस एक मोल ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन कर लेंगे तो एक मोल क्या हो जाएगा कि H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे करके कुछ नहीं होता है। कुछ होता ये है कि रिएक्टेंट का जितना मास होता है एक्चुअली उतना ही मास किस चीज का होता है? प्रोडक्ट का। समझ में आ रहा है? तो हम लोग नहीं पढ़े थे क्लास 9th में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि जितना मास का सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब क्या, जितना मास का सब्सटेंस रिएक्शन करते हैं एग्जैक्टली उतना ही मास के सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट में तो आ यही रहा है कि जितना मास का सब्सटेंस रिएक्शन किया उतना ही मास का सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, यही आ रहा है ना। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ एटम ही अलग अलग हो जाएगा। जब नंबर ऑफ एटम अलग अलग हो जाएगा तो मास भी अलग अलग हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? सेम कैसे हो जाएगा? जब समान अलग अलग, जब नंबर अलग अलग हो गया, एक का जितना भी मास हो उतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर तो मास भी अलग अलग हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये तो हमारा जस्ट थ्योरेटिकल है ना। एक्चुअली होता क्या है, थ्योरेटिकल की प्रैक्टिकल, माने जो हम लोग केमिस्ट्री में जो कुछ भी पढ़ते हैं करते हैं वो एग्जैक्टली साइंस में होता क्या है? प्रैक्टिकल। ये तो मैं जस्ट थ्योरेटिकली पढ़ रहे ना, तो प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा था कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का जितना मास आ रहा था प्रोडक्ट का उतना ही मास आ रहा था। लेकिन थ्योरेटिकली हम लोग जस्ट एज इट इज लिख दे रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन किया तो H2O का फॉर्मेशन किया, तो बस इतना भर लिखने मात्र से मास अलग अलग हो जा रहा है। अगर हम इधर ही बात करें, इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 और इधर हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन इधर 2, इधर ऑक्सीजन 1, तो हाइड्रोजन का तो ठीक है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के 2 एटम है ना। अगर हम मास नंबर के अकॉर्डिंग जाए तो ऑक्सीजन का कितना कितना यू हो जाएगा? 16 दूनी 32 यू। तो इधर ऑक्सीजन के हिसाब से हो जाएगा 32 यू और इधर कितना हो जाएगा? जस्ट 16 यू। तो मास अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया? तो मास अलग अलग किस तरीके से हुआ? थ्योरेटिकली कि प्रैक्टिकली? लेकिन प्रैक्टिकली क्या आता है? तो जस्ट प्रैक्टिकली तो आता है सेम, और वही हमारा एक्चुअल साइंस है। हम लोग बोर्ड पर लिख रही है तो साइंस थोड़ा है, एक्चुअली वो है जो लेबोरेटरी में साइंटिफिक मतलब एक्सपेरिमेंट करने पर आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है। तो रिजल्ट में क्या आ रहा था कि इधर जितना मास उतना ही मास इधर। जस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो प्रैक्टिकली तो होके करता है, थ्योरेटिकली भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ताकि ये पता चले कि ठीक है भाई प्रैक्टिकली तो दोनों तरफ मास सेम है, ये है। बैलेंस कर देने से थ्योरेटिकली भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में एटम्स का मास क्या हो जाएगा कि सेम हो जाएगा। तो बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मेंटेन करने के लिए हम लोग थ्योरेटिकली हम लोग किसी भी केमिकल अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, इतना बात लिख लिया जाए। क्वेश्चन आता है स्पेशली बिहार बोर्ड वगैरह में, कभी सीबीएसई भी 3 नंबर में देता है कि कोई भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। चलो बात समझो। एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट करने पे क्या हो रहा है, जितना मास का सब्सटेंस रिएक्शन कर रहा है उतना ही मास के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये पता चलता है कौन से लॉ से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यही ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करने पे रिएक्टेंट जितना मास का होगा प्रोडक्ट भी उतना ही मास का। और अगर हम कह रहे हैं कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो इतना तो गारंटी है कि रिएक्टेंट में कोई एलिमेंट का जितना भी नंबर ऑफ एटम है प्रोडक्ट में वो एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम उतना नहीं है। तो जब नंबर ऑफ एटम उतना नहीं है तो मास भी उसका अलग अलग होगा। तो एक्सपेरिमेंटली आ रहा है कि दोनों का मास बराबर है। थ्योरेटिकली अगर हम इक्वेशन लिख रहे हैं तो आ रहा है कि रिएक्टेंट का अलग मास है प्रोडक्ट का अलग मास। तो लॉ को वायलेट किया कि नहीं किया?
लॉ के अगेंस्ट जा रहा है कि जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस्ड करते हैं ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाला लॉ क्या रहे कि मेंटेन रहे। बस यही बात, ध्यान से पढ़ो। Experimentally, it is found that mass of substance that take part in a chemical reaction is equal to the mass of substance that is formed as a result। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है और जो रिएक्शन के बाद रिजल्ट के रूप में बना है, दोनों का मास क्या है कि इक्वल है। बट थ्योरेटिकली इन सम केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस में, but theoretically in some chemical equation it is found that number of atom in product and reactant side are not equal। लेकिन theoretically unbalanced में ही ना पता चलता है कि number of atom बराबर नहीं है, and hence their mass will also not be equal। और जब number of atom बराबर नहीं है तो mass भी उसका बराबर नहीं होगा, which violate the law। law को violate कर रहा है कि नहीं कर रहा है, law के against जा रहा है। that is why so as to maintain the law of conservation of mass, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मेंटेन करने के लिए जो प्रैक्टिकली दोनों बराबर होता है, एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड। एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। अब देखो, किसी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दो तरीका है। हम लोग हल्का सा देखे थे, लोग हल्का सा खूब देखे थे लोग। एक ट्रायल एंड एरर मेथड था, ट्राई करो, गलती हो गया फिर से बनाओ, गलती हो गया फिर से बनाओ, बनाते बनाते 2 बार 3 बार में फिर सही हो जाएगा। तो ट्रायल करो, एरर हो गया, फिर से ट्रायल करो, एरर हुआ, फिर से ट्रायल करो, सही गलत करते करते एक बार आएगा कि सही हो जाएगा। तो ट्रायल एंड एरर मेथड, और एक दूसरा क्या था, ABCD वाला। ठीक है, हम लोग